डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर। अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे कार्बन व उसके यौगिक, उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट कर ली हैं। कल हमने किया था कुछ जो है महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक पढ़े थे, उसके अंदर एथेनॉल के बारे में हमने पढ़ा था। आज अपने जो पढ़ेंगे एथेनोइक के बारे में पढ़ेंगे। एथेनोइक एसिड जो है ये गुण धर्म अपने आज पढ़ेंगे। एथेनोइक एसिड के गुणधर्म व एस्टर जो है उसके बारे में आज अपने अध्ययन करने वाले हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। एथेनोइक एसिड नाम से स्पष्ट हो रहा है। पहले हमने आयुपैक जो नामकरण किया था उसके अंदर एथेन मतलब 2 कार्बन थे और एन है तो सिंगल बंध है। ओइक एसिड है अर्थात इसमें एक गैस COOH बंध उपस्थित है। बचे हुए जो है वहां क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वह क्या बन जाएगा आपका CH3COOH बन जाएगा। या इसको इस प्रकार से भी लिखा हो तो भी ये एक ही बात है, CO और OH लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ इसका जो सामान्य नाम बताया था मैंने आपको बताया भी था CH3 है तो एसिटिक शब्द अपने काम में लेंगे और एसिटिक ये क्या हो जाएगा एसिड। तो यहाँ इसके सामान्य नाम से भी बहुत सी बार इसकी संरचना को पूछ लिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हो जाएगा। इसके जो मुख्य बातें जो पूछी जाती हैं वह रहती है, इसका एक तो रहता है सिरका। सिरके होता है एसिडिक जो एसिड है उसका 3 से 5% का जो विलियन बना लिया जाता है उसे अपने क्या कहते हैं सिरका कहते हैं। अपने जो घरों के अंदर अचार डालते हैं उस अचार को परिरक्षित करने के लिए प्रिजर्व करने के लिए अपने इसको काम में लेते हैं। सिरका हो गया क्या वास्तव में 3 से 5% का जो एसिटिक एसिड का विलियन अपने बनाते हैं वह क्या कहलाता है सिरका कहलाता है। और वो काम क्या आता है आपके अचार को परिरक्षित करने के काम में हम लेते हैं। दूसरी बात आता है ग्लेसिक एसिटिक अम्ल। ग्लेसिक एसिटिक अम्ल जो है वह देखिए क्या होता है, शुद्ध जो एथेनोइक एसिड होता है, शुद्ध एथेनोइक एसिड जो होता है उसका गलनांक वह क्या होता है 290 केल्विन होता है। तो 290 केल्विन की वजह से ये जो ठंडे प्रदेश होते हैं या ठंडे जो स्थान होते हैं ये ठंडे स्थानों पे क्या हो जाता है जम जाता है। कौन जम जाएगा, जो शुद्ध एथेनोइक एसिड होगा वह जम जाएगा। उस जमने की वजह से अपने इसको क्या कहते हैं ये ठोस अवस्था में आ जाता है और ये क्या कहलाता है ग्लेसिक एसिटिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसके बाद जो अपने बात करें कि एथेनोइक जो एसिड है ये तो उसके कुछ विशेष गुण थे या विशेष इसकी अवस्थाएं हैं। उसके बाद में बात अपने करते हैं कि जो एथेनोइक एसिड होता है वह गंधहीन पदार्थ है। अभी गलनांक की हमने बात की तो गलनांक इसका कितना रहता है अभी 290 केल्विन रहता है। इसी कारण ये जो शीत जगहों पे या ठंडे स्थानों पे ये क्या हो जाता है जम जाता है और उसका जो जमा हुआ भाग है वह क्या कहलाता है ग्लेसिक एसिटिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। इसी के साथ साथ ये जो रहता है वह वीक एसिड रहता है।
वीक एसिड, यहाँ अपने इसको कहते हैं दुर्बल अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। क्योंकि जो खनिज अम्ल होते हैं, खनिज लवण जैसे HCl है, H2SO4 है, ये क्या करते हैं, ये प्रबल क्षार होते हैं, अर्थात इनमें हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति जो है वह अधिक होती है। जैसे अपने HCl की बात करें तो इसको यदि अपने आयनीकृत करते हैं तो इसका आयनन लगभग कितना हो जाता है, 100% हो जाता है, अर्थात इसका आयनन अधिक होगा। जबकि हमारे पास जो एथेनोइक अम्ल है इसका यदि अपने आयनन करते हैं तो ये बहुत कम मात्रा के अंदर इनका आयनन हो पाता है। आयनन का अर्थ है कि किसी भी जो दिया गया यौगिक है उसका अपने आयनों के अंदर विभक्त हो जाना। विभक्त होगा कैसे, जब जलीय विलयन के अंदर अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब वे अपने विपरीत आयनों की तरफ क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। वो भाग क्या कहलाएगा, आयनन कहलाता है। एक बात आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखनी है, कभी भी जो क्रिस्टलीय भाग होगा किसी भी अम्ल का चाहे क्षार का, क्रिस्टलीय भाग में कभी भी उनका आयनन नहीं होता, जलीय विलयन के अंदर उनका आयनन होता है। फिर अपने बात करते हैं एथेनोइक एसिड के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। रासायनिक गुणधर्म, तो इसके अंदर देखिए स्थिरीकरण अभिक्रिया के अंदर जो अम्ल होते हैं या एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वह अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एस्टर का निर्माण होता है। ये जो अभिक्रिया होती है ये एसिड की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया होती है। यहाँ ये वाला जो एसिड है वो कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो एथेनोइक एसिड है हमारे पास यहाँ पे, तो CH3 COOH और अल्कोहल हमने लिया CH3 CH2OH। एसिड की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया होगी, अर्थात H आयन उपस्थित होगा जिसके पास, वह इसके अंदर भाग लेता है। तो यहाँ से H2O जो है वो बाहर निकल जाता है और क्या बनेगा हमारे पास, CH3 COO CH2 CH3, ये हमें प्राप्त होगा जो कि क्या है आपका एस्टर कहलाता है। तो ये जो पूरी अभिक्रिया वह क्या कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एस्टर जो है वास्तव में समूह कौन सा होता है, RCOO और R डैश होता है। R और R डैश एक जैसे भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। इनके अंदर जो लास्ट में लगता है, अंत में लगेगा OH, एल्किन एल्कोनोएट के नाम से इसको जाना जाता है। यदि इसमें अपने नामकरण करना चाहिए तो ये क्या नाम हो जाएगा, इसका आयुपैक्ट नेम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट, OH शब्द इसके लास्ट में लगता है, एथिल एथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। एस्टर के बारे में, एस्टर का उपयोग, एस्टर अभी हमने पढ़ा था एस्टरीकरण की अभिक्रिया के अंदर। एस्टर का सूत्र रहता है CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5, ये इसका सूत्र रहता है एस्टर का। और यदि अपने इसका आयुपैक्ट नेम लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोएट के नाम से इसको अपने जानते हैं। एस्टर के कुछ उपयोग हैं, इसको अपने इत्र बनाने में, इत्र मतलब परफ्यूम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो गंध होती है वह मीठी होती है, इसकी गंध मीठी गंध होती है इसकी। और ये जो है सोप या साबुन व डिटर्जेंट जो आते हैं निर्माण में इसका काम उपयोग में लिया जाता है। और इसके साथ साथ ये जो है स्टीरीकरण की अभिक्रिया है वो भी इसके द्वारा प्रदर्शित होती है। इत्र बनाने में इसको काम में लिया जाता है
अपमार्जक व साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ जो एस्टर होते हैं उनसे बहुलक निर्माण भी किया जाता है, बहुलक भी बनते हैं। जैसे एस्टर से जो बहुलक बनते हैं उनको पॉलीएस्टर के नाम से भी जाना जाता है। पॉलीएस्टर जो है वो एस्टर का बहुलीकरण होता है। बहुलक वास्तव में क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर हैं या एकलक जो हैं वो मिलके एक से अधिक जो यूनिट मिलती हैं तब वह क्या बनाते हैं, बहुलक या पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। फिर बात आती है साबुनीकरण की। साबुनीकरण, साबुन निर्माण की जो क्रियाविधि है वह कहलाती है आपकी साबुनीकरण। एस्टर है, एस्टर से पुनः अल्कोहल व एसिड जो है उसका निर्माण किया जाता है। ये जो अभिक्रिया आपकी होगी वह किसकी उपस्थिति के अंदर होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी और इनका पुनः से निर्माण होगा क्या, एसिड और अल्कोहल के डेरिवेट बनते हैं। इस प्रकार से एस्टर से पुनः अल्कोहल व एसिड बनाते हैं जब किसकी उपस्थिति के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के अंदर जब अभिक्रिया होती है तो हमें जो है साबुन प्राप्त होते हैं। साबुन वास्तव में है क्या, दीर्घ या आपने कह दिया लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम जो लवण है को ही क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं, साबुन कहा जाता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है लंबी श्रृंखला वाले जिसके अंदर कम से कम भी कार्बन 15 से कार्बन 17 जो है होने चाहिए। तो देखिए CH3 COO C2H5 ले लें कि अभिक्रिया यदि आती है NaOH की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया होती है तो क्या बन जाएगा आपका CH3 COO Na और C2H5 OH बनती है। यहाँ पे अपनी इस अभिक्रिया को बढ़ाना चाहें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं R ले लूँ तो यहाँ पे भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, R प्राप्त हो जाएगा। R की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या रहनी चाहिए, ये वाली रहनी चाहिए। तो ये क्या आपका निर्माण हो जाएगा, शॉप का निर्माण हो जाता है, ये साबुन का निर्माण यहाँ पे होता है। ये जो पूरी अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी, साबुनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। फिर बात आती है क्षारक के साथ अभिक्रिया। क्षारक के साथ अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है की अभिक्रिया किसी भी क्षार के साथ होती है तो यहाँ क्या निर्माण होता है, उस क्षार का लवण हमें प्राप्त हो जाता है, Na और H2O यहाँ पे बाहर निकल जाता है। अर्थात कार्बोक्सिलिक जो भी एसिड दिया हुआ है उसका सोडियम लवण प्राप्त हो जाएगा। यदि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, जो भी धातु यहाँ पे ली जाएगी उसका लवण हमें प्राप्त हो जाएगा और साथ में हमें जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो, यदि कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो, के साथ अभिक्रिया हो तो क्या प्राप्त होता है, किसी भी एसिड की यदि कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो भी अपने
धातु लेंगे, उस धातु का क्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपने सोडियम कार्बोनेट ले, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ यदि एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्शन करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम का एसीटेट प्राप्त हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण ये करते हैं। बहुत सी बार आपसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वह यदि कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो निम्न में से कौन सा उत्पाद है हमें प्राप्त होगा, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन है हमसे पूछना चाह रहा तो देखिए CH3COOH एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड या एथेनोइक एसिड हमने लिया कि अभिक्रिया हो Na2CO3 से, तो सोडियम का एसीटेट बन जाएगा एक तो CH3COONA हमें प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होगा और H2O हमें प्राप्त होता है। तो इसको भी अपने दो अणु ले लेंगे, तो यहां से एक तो CH3COONA हमें प्राप्त हो गया, दूसरा हमारे पास यहाँ से H और यहाँ से एक O निकला तो H2O प्राप्त हो गया, तीसरा हमारे पास यहाँ पे CO2 बचा जो कि यहाँ बच जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें या सोडियम बाइकार्बोनेट लें तो भी यही पदार्थ जो है हमें प्राप्त होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें तो क्या प्राप्त होगा हमें CH3COONA और दूसरा यहाँ से एक H2O व CO2 हमें प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, CH3COONA यहाँ से ये वाला H और O यहाँ से H2O और CO2 यहाँ से निकल के बाहर आया CO2। इस प्रकार से हमें चाहे अभिक्रिया कार्बोनेट के साथ करवाएं चाहे अपने हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएं, तो दोनों ही स्थितियों में हमें जो प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है, सोडियम का एसीटेट प्राप्त होगा, दूसरा CO2 और जल हमें प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।